हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम एनिमिलिया का दूसरा फाइलम जो है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करेंगे तो ये जो टर्म फाइलम सिलेंट्रेटा है ये क्वाइन किया गया था ल्यूकर्ट के द्वारा 1847 में। और इस टर्म की अगर बात करेंगे तो ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक कोइलस जिसका मतलब होता है हॉलो और इंटेरॉन जिसका मतलब होता है गट। अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये प्रिमिटिव मेटाजोवन है। प्रिमिटिव मेटाजोवन है। मेटाजोवन का मतलब है कि एंसेंट फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स। सारे के सारे एक्वेटिक होंगे, मोस्टली मरीन होंगे यानी कि सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। फ्यू फ्रेश वाटर भी है। और फ्रेश वाटर में अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो ये है हाइड्रा। मे बी सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब एलोन, सिंगल। और कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब है ये झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स इसके क्या क्या हैं, तो पहला जो हमारा होगा टिश्यू ग्रेड ऑफ लाइफ। दूसरा होगा सिफलाइजेशन एब्सेंट। तीसरा जो हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। फोर्थ होगा नोटोकॉड एब्सेंट। फिफ्थ होगा रेडियली सिमेट्रिकल। और जनरली रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी में बायरेडियली सिमेट्रिकल भी पाया जाता है। बायरेडियली सिमेट्रिकल में आप एग्जांपल रख सकते हैं एंथोजोन्स को। एंथोजोन्स में बायरेडियल सिमेट्री पाया जाता है। सिक्स कैरेक्टर की बात करेंगे तो अनसेगमेंटेड बॉडी होगा, सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट होता है। जर्म लेयर की बात करेंगे तो दे आर जनरली व्हाट डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि सिर्फ दो जर्म लेयर ही प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म। बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए अगर जब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो आप इसे क्या कहेंगे, एसिलोमेट। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो दो बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडुसा। अगर मेडुसा की बात करेंगे, पहले पॉलिप से स्टार्ट करते हैं। दे आर जनरली सिलेंड्रिकल शेप। अगर पॉलिप सिलेंड्रिकल शेप है तो ये अम्ब्रेला शेप होगा। दे लीड अ फिक्स्ड लाइफ, सबस्ट्रेटम से अटैच होकर रहते हैं। तो वही मेडुसा जो होगा वो फ्री लिविंग लाइफ होगा। दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। इनमें पॉलिप स्टेज में गोनैड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, विदाउट गोनैड्स। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें गोनैड्स प्रेजेंट होंगे। ये सॉलिटरी भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, मतलब अकेले भी रह सकता है या झुंड में भी चल सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ऑलवेज सॉलिटरी होता है, कभी भी झुंड में नहीं चलेगा, हमेशा अकेले ही चलेगा। अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो पॉलिप स्टेज में हमेशा एसेक्सुअल जनरेशन प्रेजेंट होंगे। अगर इस स्टेज की बात करते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डेक्टेलोजोइड्स होंगे। एंड गैस्ट्रोजॉइड्स होंगे। डेक्टाइल जॉइड्स की बात करेंगे तो दिस इज फॉर प्रोटेक्शन। और इसकी बात करेंगे तो दैट इज फॉर फीडिंग।
इस तरफ अगर आते हैं तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा, गोनोफोर प्रेजेंट होंगे, गोनोफोर प्रेजेंट होगा, और गोनोफोर के साथ साथ इसमें निमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होंगे। गोनोफोर्स का जनरली अगर काम देखा जाए तो दैट इज फॉर रिप्रोडक्शन एंड दे वियर गोनेट्स। अगर इसकी बात करें तो एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जो गैस से फिल्ड रहता है, तो इट इज जनरली फॉर रिप्रोडक्शन एंड बियर गोनेट्स। ये क्या है, अगर निमेटोफोर्स मैंने आपको क्या बोला, तो ये है एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, a bladder like structure, a bladder like structure with secreted gas। आप सीधा समझ सकते हैं कि एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्री स्विमिंग स्टेज में रहता है, फ्री लिविंग है। इसका मतलब है कि जो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है दैट विल ओनली हेल्प इन फ्लोटिंग। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो अभी दो लाइफ फॉर्म्स आपने देखा इसमें सिलिंड्रेट्स में, तो आप कह सकते हैं सिलिंड्रेट्स shows alternation of generation with two life forms. One is asexual, that is polyp state, and one is sexual, that is medusoid stage. अब अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है ये सोचिए। कहता है कि इफ मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म प्रेजेंट है तो आप उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। जैसे अभी हमने देखा डेक्टाइलोजॉइड्स था, गैस्ट्रोजॉइड्स था। डेक्टाइलोजॉइड्स किसके लिए था? तो प्रोटेक्शन के लिए था। गैस्ट्रोजॉइड्स किसके लिए था? तो दैट वाज फॉर फीडिंग। गैस्ट्रो मींस स्टमक से रिलेटेड है तो फीडिंग के लिए हो गया। डेक्टाइलोजॉइड्स है तो दैट विल बी फॉर प्रोटेक्शन। एक था आपका गोनोजॉइड्स या फिर गोनोफोर आप कह सकते हैं। तो जो गोनोजॉइड्स है इसके किसके लिए है? तो गोनाड्स को बियर करने के लिए, साथ में रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसके बाद हमारा जो सिमेट्री है मैं आपको पहले बता चुका हूं। सिमेट्री जो है इसमें रेडियली सिमेट्रिक होगा, लेकिन कभी कभी बायरेडियल सिमेट्रिकल्स होते हैं। बायरेडियल सिमेट्रिकल का एग्जांपल आपका है एंथोजोमल्स। बॉडी कैविटी एब्सेंट होगा। अगर स्केलेटन की बात करेंगे, स्केलेटन की अगर बात करते हैं तो कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा। कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों पाए जा सकते हैं। कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों पाए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो ब्लाइंडसेक बॉडी प्लान है, यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होगा इसका क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। साथ में इसमें सिलेंट्रॉन प्लस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगा। सिलेंट्रॉन प्लस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इसमें प्रेजेंट होगा। सिलेंट्रॉन के बारे में एक चीज और कहा गया है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज हाइड्रोस्केलेटन। इसको हाइड्रोस्केलेटन भी कहा गया है और हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करता है। इसके बाद है रेस्पिरेशन की अगर बात करेंगे तो रेस्पिरेशन अगर देखते हैं तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन होगा। डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, जनरली डिफ्यूजन के द्वारा होगा। इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर।
इसके बाद अगर देखेंगे एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो ये अमोनोटेलिक है। अमोनोटेलिक आप समझते होंगे। अमोनोटेलिक का मतलब है ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस अमोनिया और विच रिमूव्स अमोनिया एज अ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिमूव करता है टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल के रूप में तो आप उसे अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड and it requires around 500 to 600 ml of water for its removal. नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की बात करेंगे तो सिलेंट्रॉन एक्ट्स एज अ वास्कुलर सिस्टम। ठीक है। सर्कुलेशन की बात अगर करेंगे तो जनरली जो होता है वो हमारा जो सिलेंट्रॉन होगा उसी के द्वारा सर्कुलेशन होगा। सिलेंट्रॉन विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। नर्व एंड सेंसरी सिस्टम देखते हैं। नर्व एंड सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे तो प्रिमिटिव टाइप होगा। जो नर्व्स प्रेजेंट होंगे वो नॉन पोलर होंगे और विदाउट हेड होंगे। तो हमारा था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के द्वारा होगा, एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक होंगे, सर्कुलेशन सिलेंट्रॉन के द्वारा होगा, डायरेक्टली सेल में ये सप्लाई कर देंगे। नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, नॉन पोलर होंगे और बिना हेड के होंगे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो एसेक्सुअल स्टेज होगा, वो बर्डिंग होगा पॉलिप स्टेज में। अगर पॉलिप स्टेज की बात करेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं इसमें एसेक्सुअल मोड होगा। अगर मेडुसा स्टेज की बात करेंगे तो इसमें सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन है जो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो सिलिंट्रेट्स होते हैं हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का हाई पावर होता है सिलिंड्रेट्स में। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पॉलिप में एसेक्सुअल बर्डिंग के द्वारा, मेडुसा में सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। रीजनरेशन का हाई पावर है इनमें। अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा के द्वारा होगा। डायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट एडल्ट विल बी फॉर्म्ड। अगर इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। और अगर ओबेलिया की बात करते हैं, आप एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। अगर ओबेलिया की बात करेंगे तो इसमें जो लार्वा प्रेजेंट होगा उस लार्वा का नाम है प्लैनुला लार्वा। प्लैनुला लार्वा। अगर ओरेलिया की बात करते हैं तो इसमें प्लैनुला लार्वा तो प्रेजेंट होगा ही, साथ साथ इसमें ई फायरा लार्वा भी प्रेजेंट होगा। तो रिप्रोडक्शन डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है फर्टिलाइजेशन। अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनेंगे और लार्वा का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी वॉल। और बॉडी वॉल में देखेंगे ये स्ट्रक्चर है सिलिंड्रेट्स का। जो बाहरी लेयर होता है सिलिंड्रेट्स में बॉडी वॉल में वो होता है एपिडर्मिस और जो इनर लेयर होगा वो होगा गैस्ट्रोडर्मिस। इन दोनों के इंटरनल वॉल से एक सिक्रीशन होता है, एक जिलेटिनस सिक्रीशन होता है। उस जिलेटिनस सिक्रीशन को हम बोलते हैं मेसोगीलिया। उस जिलेटिनस सिक्रीशन को हम बोलेंगे मेसोगीलिया। अगर एपिडर्मिस में सेल्स की बात करें, एपिडर्मिस में सेल्स की बात करते हैं तो जो पहला सेल है वो है स्टिंगिंग सेल।
स्टिंगिंग सेल की अगर बात करते हैं तो स्टिंगिंग सेल्स को आप नीडोसाइट्स भी कहते हैं, नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। ये जनरली जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, या फिर आप नीडोसाइट्स कहें या फिर आप नीडोब्लास्ट कहें, दे आर जनरली फॉर ऑफेंस प्लस डिफेंस। ऑफेंस प्लस डिफेंस का मतलब होता है अगर कोई प्रीडेटर इन पे अटैक करे तो डिफेंस का काम करेंगे, अगर इनका प्रे होगा तो दे विल वर्क फॉर ऑफेंस, तो अटैक के लिए या फिर डिफेंस के लिए। निमेटोसिस्ट की बात करें, यहां पे आप अगर देखेंगे तो निमेटोसिस्ट है, ये स्ट्रक्चर निमेटोसिस्ट है। निमेटोसिस्ट की बात करेंगे तो इसमें कैप्सूल होगा, सैफ्ट होगा, थ्रेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। ये एक तरह का जो निमेटोसिस्ट है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जो पैरालाइज करता है किसको, तो प्रे को। ये जो निमेटोसिस्ट है इसका जो सिक्रीशन होगा उसका नाम है हिप्नोटोनिन। तो निमेटोसिस्ट एक पॉइजनस सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करेगा जिसका नाम है हिप्नोटोनिन एंड विच विल हेल्प इन पैरालाइजिंग इट्स प्रे। अगर दूसरे सेल्स की बात करेंगे तो इंटरस्टिशियल सेल है यहां पे, दिस इज इंटरस्टिशियल सेल। ये टोटीपोटेंट होता है। मैंने आपको कहा कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं दे आर हाईली रिजेनरेटिव। हाईली रिजेनरेटिव कैसे होंगे, तो यहां पे इनके पास एक सेल प्रेजेंट है दैट इज टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है, टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल जिसके पास कैपेसिटी है कि वो किसी भी सेलुलर फॉर्म में जा सकता है। वो अगर आप देखें तो स्टेम सेल या एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो भी टोटीपोटेंट होता है। उसी पर्टिकुलर फ्लूइड से किडनी भी फॉर्म हो सकता है, लिवर भी फॉर्म हो सकता है, यानी किसी फॉर्म में जा सकता है। तो दैट्स वाई सिलेंट्रेट्स हैव हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ दिस टोटीपोटेंट सेल दैट इज इंटरस्टिशियल सेल। नर्व की बात करेंगे, नर्व सेल मैंने आपको दिखा दिया है, प्रिमिटिव फॉर्म है, हेड नहीं है इसमें, नॉन पोलर है। अगर सेंसरी सेल्स की बात करेंगे तो सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट है इसमें। एक और है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, एपिथेलियो मस्कुलर सेल। एपिथेलियो मस्कुलर सेल आप मस्कुलर है, इसका मतलब है कि बॉडी को मस्कुलेचर प्रोवाइड करेगा। इसके बाद है हमारा न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल या डाइजेस्टिव सेल्स आप कह सकते हैं। Again, the same role is there. It will also provide muscular structure to the body. So, nutritive muscular cell की बात करें या फिर आप epithelial muscular cell की बात करें, both are going to provide structure और musculature to the body. अगर एग्जाम्पल बात करते हैं सिलेंट्रेट्स की तो एग्जाम्पल में गोर्गोनिया है, कोरिलियम है, पेनाटुला है, सी एनिमोन है, एडवेशिया है, मेंड्रीना है। तो एनसीईआरटी में जो आपके दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके नीट एग्जाम के लिए जरूरी होता है। उसका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है आप उसको याद कर लीजिएगा। अब एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं कि सिलेंट्रेट्स में पॉरीफेरस की तुलना में एडवांसमेंट क्या क्या आया। देखिए एडवांसमेंट क्या क्या आया। पहला एडवांसमेंट है टिश्यू ग्रेड ऑफ लाइफ। वहां पे अगर आपको याद हो सेलुलर ग्रेड ऑफ लाइफ था, यहां पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का डेवलपमेंट हुआ जो वहां पे नहीं था। जो तीसरा है वो है नर्व एंड सेंसरी सेल्स। तो तीन चीजें का एडवांसमेंट हुआ। पॉरीफेरस की तुलना में वहां टिश्यू ग्रेड ऑफ लाइफ नहीं पाया जाता था, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी नहीं पाया जाता था और नर्व एंड सेंसरी सेल्स नहीं प्रेजेंट थे, जो पहली बार डेवलप हुए किसमें, सिलेंट्रेट्स में। इन नेक्स्ट lecture we will go for phylum Platyhelminthes. Thank you.